नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे मास्टर जी पुस्तक को, जिसकी लेखिका है नीलम निगलानी जी। और पिछले वीडियो में हमने इसके 2-3 चैप्टर पढ़े थे। ये पुस्तक आप मेरे पास देख सकते हैं, मास्टर जी। इस पुस्तक को आप मेरे पास देख सकते हैं, मास्टर जी नीलम निगलानी जी की ये पहली पुस्तक है, पहला उनका प्रयास है। आइए आगे की जो अध्याय हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं और लगभग आज इसे हम पूरा पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा पहला सबक। तो देखते हैं लेखिका को पहला सबक क्या मिलता है, पहली शिक्षा क्या मिलती है। कुछ दिनों बाद मेरा भी दाखिला पहली कक्षा में हो गया था। स्कूल में पहले ही दिन प्रार्थना सीखी। पहुंच गई शाम को धड़ल्ले से मास्टर जी के घर। भाई अब हम भी स्कूल जाते हैं और ट्यूशन की ज़रूरत तो हमें भी होगी। शायद ऐसे ही किसी सोच ने बढ़ावा दिया होगा मुझे वहाँ जाने के लिए। वहाँ के माहौल का आकर्षण तो था ही मेरे मन में। स्कूल में नई नई प्रार्थना सीखी थी, वही सुनाना चाहती थी। जाकर कह तो दिया कि प्रार्थना सुनानी है, पर थोड़ा झिझक और शर्म भी आ रही थी। पूछा, हंसोगे तो नहीं? अगर हंसे तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगी, ऐसे धप। और मैंने सचमुच एक दीदी को नमूना स्वरूप मुक्का जड़ दिया। बच्चों का मुक्का भी बहुत तेज लगता है, ये उन दीदी की चीख ने स्पष्ट कर दिया था। दीदी चीखी तो सब जोर से हंस पड़े। दोस्तों में ऐसा ही होता है, मास्टर जी ने प्यार भरी डांट से समझाया। ऐसे किसी को मारते नहीं, बुरी बात। तो इस तरह मैंने मास्टर जी के यहाँ अपना पहला सबक सीखा, मारना बुरी बात है। मारना बुरी बात है। कभी कभी हम मस्ती मजाक में मार देते हैं और बहुत तेज से लगता है, और वैसे भी मस्ती मजाक में भी हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। आजकल कहीं ना कहीं दोस्तों के बीच में इस तरह से मार देना या थप्पड़ लगा देना आम बात है, लेकिन यहाँ पर लेखिका ने अपना पहला सबक सीखा है कि हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। मारना हमेशा ही बुरी बात होती है, चाहे वो मजाक में हम करें और चाहे हम वैसे करें। उसी रात मेरी नाक में एक छोटी सी फुंसी हो गई थी, जो बहुत दर्द कर रही थी। बीजी ने कहा, तुमने दीदी को मारा ना, इसीलिए सजा मिली है तुम्हें। इस तरह मेरा सीखा गया पहला सबक पक्का हो गया कि मारना बुरी बात है और भगवान बुरी बातों के लिए सजा देते हैं। तो ऐसा अक्सर हमने देखा है, हमारे माता पिता अगर हम कोई गलत काम करते हैं और फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उस बात को जोड़कर बताते हैं, देखो तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। और ये सही तरीका भी है बच्चों को सिखाने का। तो यहाँ पर लेखिका को बचपन में जो सबक मिला कि दूसरों को नहीं मारना चाहिए, अगर आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं तो भगवान भी आपके साथ बुरा करता है। सचमुच नैतिक मूल्य जीवन के अनुभवों से सीखना अधिक सरल और स्थायी होता है। बीजी को कैसे पता चला कि मैंने दीदी को मुक्का मारा? मैंने खुद ही तो बताया था। मैं अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाती थी, शायद इसीलिए मैं जीवन भर इतनी निश्चिंत रह पाई। मैं अपनी बात से कुछ नहीं छिपाती थी, बहुत बड़ी बात है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता से बातें छुपाते हैं, और बातें छुपाने से कई बार बातें बिगड़ जाती हैं। तो हमें कोई भी बात क्यों ना हो, अपने माता पिता से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने अध्यापकों से अवश्य बतानी चाहिए, क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव होता है। कभी कभी जो मुसीबतें हमारे जीवन में आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, छुपाने के कारण से आती हैं, और अगर हम उनको अपने माता पिता के साथ साझा करते हैं, अपने अध्यापक के साथ साझा करते हैं, तो वो अपने जीवन के अनुभव से हमें उसका समाधान भी ढूंढने में मदद करते हैं। मैं आज भी सभी बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि माँ से कुछ मत छिपाओ। जो बात छिपाने का मन करे समझ लो वह बात गलत ही है, और ये बात तो बिल्कुल सही है। जो सही बात होती है वो हम छुपाएंगे क्यों? क्योंकि छुपाते हम तभी है जब कुछ गड़बड़ होती है, कुछ गलती की होती है, या हमारे मन में कुछ और बात होती है। वैसे भी भले ही वे आपकी किसी गलत बात पर खुद डांट ले या मारे, पर किसी और को आपका बाल भी वाका नहीं करने देंगी। तो माता पिता को अगर हम अपनी गलती भी बता देते हैं तो वो हमें सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, और वही बात अगर हम किसी और को बताते हैं तो फिर हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। उस घटना के बाद शर्म के मारे कई दिन तक मैं वहाँ गई ही नहीं। पूरी शाम खेलने में ही बीत जाती। ज़्यादा पढ़ना लिखना तो होता नहीं था, बस एक किताब थी, रानी मदन अमर। मेरी उम्र के लोगों को वह आज भी याद होगी। तो पहले हमारा कायदा होता था, मुझे भी अच्छे से याद है, जब पहली क्लास में मेरी मम्मी ने मेरे लिए नया कायदा लेकर आई थी तो मैं उसको पूरा दिन पढ़ती रही थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और उसमें जो चित्र बने हुए होते हैं वो तो और भी आकर्षक लगते हैं। मुझे ये भी बचपन की बात याद है कि शुरू में जब हमारे पास स्केच पेन होते थे, कलर पेंसिल होती थी, तो मैं हमारी पुस्तक में जितने भी चित्र होते थे उन सबको कलर कर देती थी, और मम्मी कहती थी कि ये तुमने क्या कर दिया है। लेकिन आज वो बातें हमें समझ में आती हैं कि बच्चों को रंग कितने आकर्षक लगते हैं, चित्र कितने अच्छे लगते हैं।
बड़े होने के बाद मनोविज्ञान की बातें समझ आने लगी कि रंगों का, चित्रों का हमारे मानस पटल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों को इसी तरीके से सिखाया जाता है। पहले ये बातें हमें समझ नहीं आती थी। पहले हमें लगता था कि हमने किताब को ख़राब कर दिया, लेकिन अभी तो कलरिंग बुक आती है जिसमें बच्चे शुरुआत में कलर ही करते हैं, कलर उनको आकर्षित लगते हैं और साथ में उनसे वो आसानी से सीख भी लेते हैं। आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना, बड़ी ही रोचक थी वह पुस्तक। उसके चित्र इतने सजीव लगते थे कि बार बार पुस्तक खोलने का मन करता था। और इस तरीके से ये पहला सबक यहाँ पर लेखिका ने अपने बचपन का लिया कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। आगे जो अध्याय दिया गया है, मेरी पहली पार्टी, तो देखते हैं लेखिका की पहली पार्टी कैसी रहती है। फिर एक दिन बच्चों का परीक्षा परिणाम आया। अच्छा ही आया होगा, इसीलिए तो मास्टर जी के यहाँ शाम को पार्टी होने वाली थी। मुझे किसी तरह भनक लग गई। मुझे दोपहर को बीजी बाबूजी के साथ अपनी बड़ी दीदी के यहाँ जाना था, पर मैं तो अड़ गई कि नहीं जाऊंगी साथ और पार्टी में ही जाऊंगी। वीरे ने तो साफ मना कर दिया, पर एक दीदी ने जिम्मेदारी ले ली कि वे ध्यान रख लेंगी मेरा। पार्टी का अर्थ तक नहीं जानती थी मैं, पर हो रही तैयारियों से भांप लिया कि कुछ तो अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। बाकी सब तो मुझे याद नहीं, बस इतना याद है कि सबने मिलकर ब्रेड रोल्स बनाए थे। पहली बार बनते देखा था। सबको मिलकर खुशी खुशी काम करते देख बहुत ही अच्छा लगा था। मैं भी कुछ न कुछ तो कर ही रही थी। क्या कर रही थी ठीक से याद नहीं। शायद आलू छीलने में मदद, या फिर हो सकता है सबका मनोरंजन करने की जिम्मेदारी ली हो, या फिर चुपचाप बैठकर सिर्फ अवलोकन कर रही थी, पर खुश बहुत थी, यह याद है। इससे ये सिद्ध होता है कि ऐसे पल जिसमें सब मिल बांटकर काम करके साथ बैठकर खाते पीते हैं, वे पल निश्चित ही यादगार होते हैं। रात को बीजी को मैंने एक कुशल रसोई की भांति ब्रेड रोल्स की पूरी विधि समझाई। मेरा पाक शास्त्र से प्रेम शायद इसी दिन से आरंभ हो गया था। इसके बाद की कोई ऐसी विशेष घटना मुझे याद नहीं। कुछ वर्ष यूं ही निकल गए। अगला अध्याय है सुनहरे पल, तो देखते हैं कौन से सुनहरे पल यहाँ पर लेखिका हमारे साथ साझा करती हैं। 5वीं कक्षा में गणित के सवालों में कठिनाई आने लगी तो बीजी ने मास्टर जी से कहा, इसे भी पढ़ा दिया करो। मास्टर जी ने वीरे को पढ़ाने की फीस कभी नहीं ली थी। बीजी ने उनसे प्रार्थना की, अब तो 2 बच्चे हैं, अतः वे फीस ले लिया करें, पर मास्टर जी ने साफ इनकार कर दिया। बोले, छोटी बहन से फीस लूँगा, अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं। हाँ, आपका मन करे तो कभी कभी सरसों का साग और मक्की की रोटी खिला देना। और हंसकर वहाँ से चले गए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मास्टर जी पैसे नहीं लेते थे और बाद में हमें पता लगेगा कि वो ज़्यादातर बच्चों से पैसे नहीं लेते थे। वे हमसे फीस क्यों नहीं लेते थे, इसका कारण मुझे नहीं पता, बस अनुमान लगा सकती हूँ। बाबूजी बहुत ही मामूली सी नौकरी करते थे। बीजी सुबह प्ले स्कूल और दोपहर को सिलाई कढ़ाई करके भी बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चला पाती थी। प्ले स्कूल सुनने में जरूर अच्छा लगता है, पर उस समय शायद केवल 2 रुपये प्रति माह फीस थी। मास्टर जी से कुछ भी छिपा नहीं था। शायद वे नहीं चाहते होंगे कि फीस की वजह से हमारी पढ़ाई छूटे। और फिर भावनात्मक जुड़ाव तो था ही। बीजी भी उन्हें बेटे के समान मानती थी। मैं जब 5वीं कक्षा में थी, वीरा 10वीं में पहुंच गया था। 9वीं 10वीं कक्षाओं का समय अलग था। बाकी सब एक साथ बैठकर पढ़ते थे। अपना सारा गृह कार्य और अभ्यास हम वहीं बैठकर करते। मास्टर जी का कहना था, कक्षा में ध्यान से सुनो और अगर कुछ समझ न आए तो फिर से पूछो। इसके बाद भी कोई शंका हो तो मुझसे पूछो। वे केवल गणित ही नहीं, किसी भी विषय की शंकाओं का समाधान कर देते थे। पर जब भी पूछो उनका पहला वाक्य होता, जब टीचर समझा रही थी तुम्हारा ध्यान कहाँ था। बात तो सही है, जब टीचर पढ़ा रही हैं तो तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें सुनना चाहिए था। अगर हम सुन लेते हैं बहुत ध्यान से, सुनने में बहुत ताकत होती है। बहुत सारी जानकारियाँ हम सुनने के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। और अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो सारी समस्याएं हमारी लगभग वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए हम कक्षा में बहुत ध्यान से सुनते थे। सप्ताह में एक बार सामान्य चर्चा होती थी जिसमें मैं बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। और एक दिन अंग्रेजी ग्रामर के लिए निश्चित था। मास्टर जी कहते थे बस अंग्रेजी के 2 नए शब्द भी रोज याद कर लो तो कुछ ही समय में पूरी डिक्शनरी याद हो जाएगी। कभी कभी ट्रांसलेशन का भी अभ्यास कराते थे। उन दिनों इसी तरह अंग्रेजी सिखाई जाती थी। मुझे अच्छे से याद है, हम अंग्रेजी को हिंदी के तरीके से ही सीखते थे। अंग्रेजी के जो वाक्य होते थे उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते थे और तब हमें बातें समझ में आती थी। हमारे जो अध्यापक होते थे वो हमारे चैप्टर्स को भी पूरी की पूरी इंग्लिश की लाइन पढ़ते थे, फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, तब हमें मतलब समझ में आता था। क्योंकि कोई भी नई भाषा होती है हम उसको अपनी मदर टंग के साथ जोड़कर ही सीख पाते हैं।
उन दिनों इसी तरह अंग्रेजी सिखाई जाती थी। सामान्य चर्चा में नैतिक मूल्य, देश विदेश की खबरें, सरकार, राजनीति, धर्म, सामान्य ज्ञान आदि सब कुछ शामिल रहता था। अंग्रेजी से मुझे याद आया, 5वीं क्लास तक हमें ABCD नहीं सिखाई जाती थी। सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे और छठी क्लास में पहली बार ABCD मैंने सीखी थी। हम इतना खुश हुए थे, हमें लग रहा था हम 7वें आसमान पर हैं। मेरी 2 और सहेलियाँ थी, हमने मिलकर A से लेके Z तक ABCD जब याद की थी और उसको लिखना सीखा था तो हम बड़े खुश होते थे। हमें लगता था हम अंग्रेज बन गए हैं। फिर हम दिनों के नाम याद करते थे, संडे, मंडे, उसके बाद फ्रूट्स के नाम याद करते थे, एनिमल्स के नाम याद करते थे और स्पेलिंग, अगर कोई नई स्पेलिंग हम सीख लेते थे तो ऐसे लगता था कि हम पूरे अंग्रेजी के मास्टर बन गए हैं। वो दिन भी अलग ही थे। आजकल के बच्चों को ABCD सबसे पहले आती है, आ बाद में आते हैं। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है। आजकल के बच्चों की भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गई है। बाइलिंगुअल हम हो गए हैं, इंग्लिश हो गए हैं। पहले हमारी हिंदी बहुत मजबूत होती थी, बहुत ही भारी भरकम हिंदी के शब्द भी हमें आसान लगते थे। आजकल ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, समय के साथ बदलाव आता है, ये भी अच्छा है, वो दौर भी अच्छा था, आगे आने वाला दौर भी अच्छा ही रहेगा। वे सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे और कहते थे अगर भगवान को देखना है तो प्रकृति में देखो और इसी की पूजा करो, इसे प्रदूषित होने से बचाओ। उनकी बात में तर्क तो था, प्रकृति के कारण ही तो जीवन संभव हुआ, इसीलिए हमें इसे पूजनीय मानकर इसे नष्ट होने से बचाना चाहिए। तो मास्टर जी लेखिका और बाकी बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे और बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे। पहले डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता था, आजकल मोबाइल फ़ोन आने की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हमारी बहुत सारी ऊर्जा एक गलत दिशा में जाने लगी है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन पहले सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी जाती थी, नेचुरल गेम खेले जाते थे, जीवन जीने का तरीका बहुत ही आसान था। जितना हो सके प्रदूषण के राक्षस से लड़कर उसे समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे इस सामान्य चर्चा की कक्षा में सबसे अधिक आनंद आता था। वहाँ समय की कोई खास पाबंदी नहीं थी। अक्सर शाम 6 बजे हम सब वहाँ जुट जाते और जिसका काम समाप्त हो जाए वह चला जाए, जिसका नहीं हुआ वह बैठा रहे। हाँ, याद आया, सप्ताह में एक दिन सरप्राइज टेस्ट होता था। जिसके अच्छे अंक आते उन्हें एक चटपटी गोली मिलती थी खाने को, पंची 5 पैसे की। तो 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे भी मुझे अच्छे से याद है। और पहले हम 1 रुपये की 100 टॉफ़ियाँ आती थी। बहुत हैरानी वाली बात है, आज मुझे अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं होता। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 1 पैसे की 1 टॉफ़ी आती है, छोटी छोटी गोलियाँ आती थी, तो 100 टॉफ़ियाँ हमें मिलती थी और वो उस समय 1 रुपये बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो यहाँ पर लेखिका पंजी यानी कि 5 पैसे की 5 आती थी, तो 1 पैसे की 1 हुई। उन दिनों 1 पैसे का भी सिक्का था जिसे नया पैसा या निक्का कहते थे। 2 पैसों की दुक्की, 3 पैसों की तिक्की, 5 पैसों की पंची, 10 पैसों की दस्सी, 25 को चवन्नी कहते थे, 50 पैसे के सिक्के को अठन्नी कहते थे। है ना मज़ेदार। और यहाँ पर लेखिका ने इनके चित्र भी हमारे साथ साझा किए हैं, तो ये उनके बचपन की बातें हैं। मैं भी इन बातों से सहमत हो सकती हूँ क्योंकि ये सारे पैसे हमने देखे हैं और उस समय ये चलन में भी थे और बहुत बड़ी बात थी। 5 रुपये तो बहुत बड़े होते थे, 10 रुपये बहुत बड़े होते थे। आगे है संघर्ष के दिन। देखते हैं लेखिका के जीवन में किस तरह का संघर्ष आता है। जिंदगी में हमेशा सब कुछ मज़ेदार रहे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 8वीं कक्षा की गर्मियों की छुट्टियों में मैं अहमदाबाद अपने ननिहाल गई। जब वापस लौटी तो पता चला कि दादा दादी बहुत बीमार थे। मेरे 4 चाचा थे, एक कनाडा, एक कानपुर और सबसे छोटे चाचा जी जिनके साथ दादाजी रहते थे उनका भी तबादला कश्मीर हो गया था। बाबूजी सबसे बड़े थे, अतः हमें उनकी सेवा का अवसर मिला। हमारा घर छोटा था इसलिए हमें अपने छोटे चाचा जी के घर जाकर रहना पड़ा जहाँ दादा दादी रहते थे। मेरा मन वहाँ बिल्कुल न लगा। मेरा दाखिला भी वहीं के स्कूल में करवा दिया गया था। रात को अंधेरे में जब सब सो जाते मैं सुबक सुबक कर रोती रहती। किसी को कुछ पता न चलता। नया घर, नया स्कूल, नया माहौल, नए सांचे में ढलने में बच्चों को दिक्कत होती ही होगी, खासतौर पर मेरे जैसे भावुक बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिन दोस्तों के साथ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उनके साथ उनका लगाव हो जाता है और जब अचानक से उनको नई जगह जाने को कहा जाता है तो उनको बहुत दुख होता है। ये घर खूब बड़ा था पर मेरा नहीं था। मुझे अपना छोटा सा प्यारा सा घर बहुत याद आता था। बीजी पूरा दिन काम करती, दादी को नहलाना, दादाजी की देखभाल, सबको गरम गरम खाना खिलाना, आना जाना भी बहुत रहता था। बीमार का हालचाल पूछने आए लोग खाना खाए बिना चले जाएं ये बाबूजी को गवारा नहीं था। उन दिनों लोग बसों में धक्के खा खाकर दूर दूर से आते थे। आते आते खाने का समय हो जाता था, फिर कैसे बिना खाए जाने दे।
तो ये बात बिल्कुल सही है। पहले गाँव में जो रिश्तेदार आते थे खाना खाए बिना नहीं जाते थे और बहुत दूर दूर से आते थे, तो वो रात को रुकते भी थे और ये एक तरह से मेहमान नवाजी का बहुत ही प्रचलित तरीका था। लेकिन आजकल लोग बहुत कम समय के लिए आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि यातायात के साधन भी बहुत ही एडवांस हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था, कई लोग तो दूसरे गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पैदल ही जाते थे। मुझे लगता था जैसे मेरी माँ को किसी ने मुझसे छीन लिया हो। काम तो बीजी वहाँ भी पूरा दिन करती थी, पर छोटे घर का ये फायदा होता है कि आप चाहे जितने भी व्यस्त हो एक दूसरे के पास बने रहते हैं और साथ ही कमी महसूस नहीं होती। काम के साथ साथ बातें भी हो जाती हैं। हमें इसी की आदत थी और उस पर मेरी गणित की अध्यापिका महोदया, न जाने उन्हें बच्चों को डरा धमकाकर पढ़ाने में क्या आनंद आता था। विडंबना यह है कि वे इतना तेज बोलती थी कि कुछ सुनाई ही नहीं देता था। गणित जैसा विषय जितना धीमी गति से पढ़ाया जाए उतना ही तेजी से समझ आता है। हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, यही समझाती हूँ मैं अपने विद्यार्थियों को। लेकिन मेरी उस अध्यापिका की थप्पड़ और बात बात पर बेइज्जती करना मुझसे उनके लिए सम्मान अर्जित न कर पाए। उफ, इतनी शर्म मैंने आज तक महसूस नहीं की जितनी उस दिन जब मैं गणित में फेल हो गई थी। यहाँ पर लेखिका अपने जीवन का एक कड़वा अनुभव साझा करती है। उनकी जो गणित की अध्यापिका थी वो सही नहीं रही उनके साथ, उनका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा नहीं था। अगर बहुत साल पहले की बात करें तो डराना धमकाना अध्यापकों का अधिकार होता था और उनको लगता था कि डर से ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन आजकल पूरी तरह से चीज़ें बदल गई है। हम भी अपने अध्यापकों से बहुत डरते थे। जब वो सामने से गुजर भी जाते थे तो ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, और डर से हम याद भी करते थे। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं आया कि मेरी किसी ने पिटाई की हो या मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चों के जीवन में ऐसे अनुभव ज़रूर आते हैं और वो अपने अध्यापकों से बहुत डरते हैं। स्कूल से घर आई तो फूफा जी आए हुए थे। घबराहट में कह दिया कि पास हो गई। सदा सच बोलने वाला अगर मजबूरी में एक झूठ बोल रहा है तो जाने दो न, लेकिन नहीं, भेज दिया मेरी मित्र मंडली को घर रिपोर्ट कार्ड पकड़ाने जो मैं जानबूझकर स्कूल में भूल आई थी। तो लेखिका डर के मारे बता देती है कि मैं पास हो गई हूँ और उनके फूफा जी से झूठ बोलती हैं। फूफा जी ने कहा, तुमने तो कहा था पास हूँ। अब तो शर्मिंदगी खुद शर्मिंदा होने लगी थी। बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी ठीक था। शाम को रिपोर्ट कार्ड में हस्ताक्षर होने थे बाबूजी के, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। रामलीला खूब देखी थी बचपन से, पता था कि प्रार्थना करने पर धरती फट गई थी और सीता मैया उसमें समा गई थी। सोचा मैं भी धरती में समा जाऊं, परंतु पूरा गायत्री मंत्र पढ़ने पर भी धरती ज्यों की त्यों बनी रही। तो बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है वो हम समझ सकते हैं। बच्चे कई बार झूठ बोल देते हैं लेकिन अंदर से डरे हुए होते हैं। वो ये भी नहीं चाहते कि उनसे कोई नाराज हो, वो ये भी नहीं चाहते कि उनके कम नंबर दिखें, और बहुत सारी दुविधा मन में बनी रहती है। तो लेखिका के मन में भी ऐसी ही दुविधा थी। वो गणित में फेल हो गई थी, बाबूजी से सिग्नेचर करवाने थे, और किस तरीके से वो अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी। शायद धरती सोच रही होगी कितनी मूर्ख है यह जो इतनी सी बात पर घबरा गई है। वास्तव में परिस्थिति या कठिनाई कैसे भी हो गुजर ही जाती है। वैसे भी ये संसार का कोई अंतिम छोर तो है नहीं। मेरी एक दक्षिण भारतीय मित्र कहा करती है कि जब भी मुसीबत आए तो खुद से पूछो, क्या इसके बाद संसार समाप्त हो जाएगा? यदि जवाब हाँ में भी आए तो भी कोशिश करना मत छोड़ो। ये सब मैं आज सोच पा रही हूँ। उस समय बहुत गुस्सा आया था और रोना भी। लगा था कि अगर धरती नहीं फटी तो बाबूजी जिंदा गाड़ देंगे, मार पड़ेगी सो अलग। पर हुआ सब कुछ मेरी सोच के विपरीत। कई बार हमारा दिमाग ही हमारी परेशानी का कारण बनता है। हम इतना कुछ सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने आप ही जो नहीं हुआ है उसकी कल्पना कर लेते हैं। तो लेखिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसको लग रहा था बाबूजी बहुत मारेंगे और ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके विपरीत उनके साथ होता है। बाबूजी ने बड़े प्यार से समझाया कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, पर अब अच्छी तरह तैयारी करके पास हो जाना। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही बाबूजी है जिन्होंने मुझे 10 का सिक्का बिना पूछे उठाने पर मेरे दोनों हाथ पीछे बांधकर खूब मारा था। पहले बाबूजी ने मारा था तो इसीलिए लेखिका अपने मन में सोच रही थी कि फेल होने पर तो बहुत मार पड़ेगी। उन्होंने पेरेंटिंग पर कोई किताब तो नहीं पढ़ी थी, पर वे जानते थे कि प्रश्न यदि नैतिक मूल्यों का हो तो कितना सख्त होना है, और जब बच्चा खुद ही कमजोर महसूस कर रहा हो तो उसे कैसे संभालना है। बच्चों, इसीलिए मैं बार बार दोहराती हूँ कि इस पूरी दुनिया में माता पिता ही ऐसे हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। वे हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बाबूजी ने एक ट्यूशन टीचर को बुलाया जिसे मैंने एक ही दिन पढ़कर ही मना कर दिया। शायद मैं मास्टर जी के स्थान पर किसी और को देख ही नहीं पा रही थी, ऐसा मैं आज सोचती हूँ।
उस समय मैंने कारण खोजने की आवश्यकता नहीं समझी, बस कह दिया अच्छा नहीं पढ़ाते। किसी तरह खुद ही मेहनत करके मैं पास हो गई। रिजल्ट वाले दिन से लेकर दोबारा पास होने की यात्रा भी कोई आसान न थी। एक तो कंपार्टमेंट का टैग, पूरी कक्षा के विद्यार्थी अगली क्लास में चले गए और मैं पीछे छूट गई। जब तक कंपार्टमेंट का परिणाम नहीं आया, मुझे उन बच्चों के साथ बैठना पड़ता था जो 7वीं से 8वीं में आए थे। सब अजनबी ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से उतरा हुआ प्राणी हूँ, यानी कि एलियन हूँ। जब तक परिणाम आया, 9वीं कक्षा में काफ़ी पढ़ाई हो चुकी थी। सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका ने कोई प्रश्न पूछ लिया और जाहिर है मुझे उत्तर नहीं आता था। सारे बच्चे एक सुर में बेसुरा राग गाने लगे, मैम इसकी कंपार्टमेंट आई थी न, तो ये पास होकर आज ही आई है। अगर मैं आज वाली मैं होती तो मैं केवल आधा वाक्य जिसमें पास होने वाली बात थी वही सुनती, क्योंकि अब मैंने अपने आप को केवल सकारात्मक वाणी सुनने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है। तो हमें वही बातें याद रखनी चाहिए, हमें वही बातें अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए जो हमारे काम की है, क्योंकि लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें। ये जो बातें हैं वो बाद में जाके हमें समझ में आती है, बचपन में हम इतना परिपक्व नहीं होते, इतना मैच्योर नहीं होते। लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन मैं कहती हूँ कानों को ही क्यों कष्ट देना, ऐसी बातों को बाहर से ही विदा कर दो। कानों पर फिल्टर लगा लिए हैं, लेकिन तब तो मैं एक बच्ची थी। इस पूरी प्रक्रिया में एक बच्चे पर क्या गुजरती है, इसे केवल वह बच्चा ही जान सकता है। तो ये बातें कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जीवन में उतारने में बहुत समय लग जाता है। कई बार पूरा जीवन बीत जाता है इस बात को समझने में कि लोगों का काम कहना है। हमें एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा अनुभव बढ़ता हुआ चला जाता है और हम चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि यदि हम सभी बातों को दिल से लगा लेंगे, सभी बातों को अपने मन में बिठा लेंगे, तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अनुभव और अनुभूति कितने भी एक से जान पड़े, लेकिन अनुभव एक सच है और अनुभूति उस सच को ज्यों का त्यों महसूस करने की कल्पना, और कल्पना यथार्थ से भिन्न ही रहती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। इसलिए इस अनुभव को ज्यों का त्यों महसूस करना संभव नहीं। सितंबर में त्रैमासिक परीक्षा हुई, 3 महीने में एक बार परीक्षा होती है, उसको त्रैमासिक परीक्षा कहते हैं। गणित में फिर 30 में से 6 अंक प्राप्त हुए। जब पिछला ही समझ नहीं आया तो आगे क्या समझ आता। इसी समय कश्मीर वाले चाचा जी का भी तबादला वापस दिल्ली हो गया था। वे परिवार सहित लौट आए थे। दादाजी दादी जी अब उनके साथ रहेंगे, अतः हमें फिर से अपने पुराने घर जाकर रहना था। बाऊजी, बीजी और वीरा तो चले गए, पर मेरा दाखिला जब तक दोबारा पुराने स्कूल में न हो, मुझे वहीं रहना था। इस काम में थोड़ा समय लगा। मेरा आत्मविश्वास अब बिल्कुल ही कम हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मैं शायद अब कभी पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं सबसे मिलने जुलने से कतराने लगी थी। तो जब बच्चा फेल हो जाता है और सभी बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, तो मन का जो आत्मविश्वास है वो भी टूट जाता है। लेकिन लेखिका अपने आत्मविश्वास को कैसे वापस पाती है वो अगले अध्याय में देखते हैं। आत्मविश्वास का लौटना। वापस आकर पुराना घर थोड़ा छोटा लगने लगा, क्योंकि बड़े घर की आदत पड़ गई थी, पर फिर भी इसमें बड़े घर जैसी घुटन नहीं थी। इस घर में 2 झरोखे खुलते थे, एक तो बीजी का प्यार दुलार और दूसरा झरोखा खुलता था मास्टर जी के घर की ओर। जाते ही मास्टर जी ने कमान की डोर संभाल ली और कहा, तुम हिम्मत करो, रोज शाम को पढ़ने आओ। सुनकर काफ़ी हैरान हुए थे कि मेरे जैसी होशियार लड़की ऐसी मात क्यों खा गई। खैर, पढ़ाई जोर शोर से शुरू हो गई। 1 मास के बाद ही इकाई परीक्षा हुई। इकाई परीक्षा यानी कि यूनिट टेस्ट। इस बार गणित में 30 में से 26 अंक आए। अन्य सभी विषयों में भी 28, 29, 30 से कम न थे। मैं कक्षा में द्वितीय स्थान पर थी, यानी कि 2nd पोजीशन पर। इतना बड़ा परिवर्तन। मेरा आत्मविश्वास लौट आया। बीजी बाऊजी भी हैरान हो गए। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रमाणित हो गया था कि पहले जो कम अंक आ रहे थे उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, बल्कि मार्गदर्शन की कमी थी। कई बार बच्चे में पोटेंशियल बहुत होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, कभी कभी अध्यापक भी बच्चों को प्रोत्साहित नहीं कर पाते हैं, पढ़ाने का तरीका भी बच्चों को पसंद नहीं आता है, और जिस कारण से कम अंक आते हैं। तो लेखिका के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन बाद में वो पूरी तरह से बदल जाती हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। उस दिन ये साफ समझ में आ गया कि एक बच्चे के जीवन में माता पिता के अलावा एक सच्चे गुरु की क्या भूमिका होती है। तो सच्चे गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है, और सच्चे गुरु कभी भी भुलाए नहीं जाते हैं। जीवन की अंतिम सांस तक हम उन्हें याद करते हैं। मास्टर जी एक माली। तो माली की भूमिका में कैसे हैं? माली जैसे अपने पेड़ पौधों को सींचता है,
फूल आते हैं पौधों के ऊपर, वो खुश होता है। तो एक अध्यापक जो होता है वो भी माली की तरह ही होता है, एक छोटे से बीज को अंकुरित करने के बाद से और उसको पूरा पौधा बनाने तक किस तरह से वो उसको सींचता है, किस तरह से उसकी परवरिश करता है। अब मैं 10वीं कक्षा में आ गई थी। बोर्ड का हवा तब भी ऐसे ही डराता था। ये डर भी बड़ा ही सुहाना होता है, कुछ घबराहट, कुछ कर दिखाने का उत्साह और कुछ मेहनत का नशा, कुल मिलाकर एक माहौल बनता है। मुझे अच्छे से याद है 8वीं क्लास में हमारे बोर्ड होता था, हमारे तो 5वीं क्लास में भी बोर्ड होता था। फिर धीरे धीरे 5वीं क्लास का बोर्ड ख़त्म हुआ, फिर 8वीं क्लास का बोर्ड ख़त्म हुआ और 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का बोर्ड तो अभी भी जारी है। और मैंने हरियाणा बोर्ड से परीक्षाएं पास की हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होता था वो अखबार में आता था। अखबार में हमारे रोल नंबर छपे हुए होते थे और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ होता था कि टोटल कितने नंबर है, उसमें कितने नंबर बच्चे को मिले हैं। तो वो अखबार में देखने का जो अनुभव है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज भी जब मैं याद करती हूँ मेरा 8वीं का रिजल्ट, मेरा 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, अखबार में कैसे हम देखते थे, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। आजकल चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। कुछ घबराहट, कुछ कर दिखाने का उत्साह और कुछ मेहनत का नशा, कुल मिलाकर एक माहौल बनता है। कम से कम मुझे तो अब भी वे वातावरण बहुत पसंद है। माता पिता का पूरा ध्यान भी आपकी ओर रहता है। सभी मेरी बात से सहमत हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि ये एक चर्चा का विषय है और सबकी अलग अलग राय हो सकती है। बिल्कुल हम एक बात से सहमत हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। मैं उस माहौल से गुजरी हूँ तो मैं लेखिका के साथ यहाँ पर सहमत हो सकती हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने इस तरह का माहौल नहीं देखा है उनके लिए बात अलग हो सकती है। मास्टर जी अब कंडक्ट्री छोड़कर अपना पूरा समय पढ़ाने को ही देने लगे थे। उनके 2 बेटे अनिल और नरेश भी हमारे ही साथ बैठकर पढ़ते थे। वे मुझसे अब भी फीस नहीं लेते थे, पर ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि वे मुझ पर कुछ कम ध्यान देते हों। शाम 6 बजे मैं वहाँ पहुँच जाती। रात देर तक हम 10वीं के छात्र वहाँ पढ़ते। कई बार तो भाभी मुझे वहाँ खाना भी खिला देती। भाभी की बनाई मसाले वाली सूखे आम की खटाई वाली दाल और साथ में चावल किसी भी महंगे से महंगे पकवान को अपने सामने फीका साबित कर सकने की क्षमता रखते थे। तो मास्टर जी की पत्नी भी किस तरह से उनके सेवा कार्य में साथ दे रही हैं और ये बीच बीच में हम देख सकते हैं। उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूली। ऊपर से हाथ से खाने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो पहले हाथ से खाना खाया जाता था। मुझे भी अच्छे से याद है हमारे घर में दाल चूरमा बनता था, दाल चावल होती थी, तो हम हाथ से ही खाते थे, चम्मच से कभी नहीं खाते थे। बहुत बड़े होने के बाद चम्मच से खाना शुरू किया। घर में बाबूजी हाथ से खाने नहीं देते थे। जिस दिन मास्टर जी के घर से खाकर आती तो बड़े उत्साह से बताती कि खाना बहुत अच्छा था। बीजी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बाबूजी ने एक दिन जोर से डांट दिया, पढ़ने जाते हो या खाना खाने जाते हो। अजीब लगा था तब, क्योंकि मेरा किशोर मन ये समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ खाना खाने से क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन तब मैं ये नहीं समझ पाई कि किशोरावस्था में अक्सर माता पिता थोड़े सख्त होते ही हैं, क्योंकि यही वह पड़ाव होता है जहाँ राह भटकने के अवसर होते हैं। मास्टर जी मुझे नाम से कभी नहीं बुलाते थे, ओ लड़की कहते थे। जब वे प्यार से पूछते ओ लड़की खाना खाएगी, और भाभी का दुलार अच्छा थोड़ा सा खा ले, ऊपर से स्वादिष्ट अरहर की दाल की आती खुशबू, इंसान करे तो भी क्या करे, या तो झूठ बोले या फिर बाबूजी की डांट खाए। तो मैंने ये तय किया कि दोनों ही नहीं करूँगी, पर खाने का आकर्षण भी तो खींचता था। मैं थोड़ा सा खा लेती और चुप रहती, घर आकर कुछ न बताती। सर्दियों में प्री बोर्ड शुरू होने वाले थे। रात 10 बजे तक वहीं पढ़ते थे और सुबह 4 बजे भाभी आ जाती थी नींद से जगाने। तो 4 बजे उठने के बाद, और हम भी ऐसे ही थे, पूरी पूरी रात भर पढ़ लेते थे। कभी 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 बहुत जल्दी उठ जाते थे, और हमारी जो दादी होती थी ना, वो हमें सुबह 3 बजे 4 बजे उठा देती थी, क्योंकि उनकी तो नींद थोड़ी कच्ची हो गई है, बुढ़ापे में नींद कम आती है। और वो जब उठाती थी तो हमें उठना ही पड़ता था। शुरू शुरू में थोड़ी नींद आती थी, आलस आता था, लेकिन फिर ऐसी आदत पड़ गई थी। तो 3-4 बजे उठना हमारे लिए साधारण सी बात है, हम भी उठे हैं। लेकिन आजकल बहुत ही मुश्किल है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल देर रात तक पढ़ते हैं। हमारे समय में गांव में 6 बजे हम खाना खा लेते थे, और 6 से लेके अगर 4 घंटे भी आप पढ़ते हो 10 बजे तक, तो 10 बजे तक आप सो जाते हो, और यहाँ बच्चे 12, 1, 2, 3 बजे तक पढ़ते हैं, तो 3 बजे सुबह कैसे उठेंगे। तो इसमें तुलना वाली बात नहीं है, समय बदल रहा है, हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। वो भी अच्छा दौर था, ये भी अच्छा दौर है। बस हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, अच्छे कार्य करते रहें। सुबह 4 बजे भाभी आ जाती थी नींद से जगाने। हमारे यहाँ एक ही कमरा था, सब उसी में सोते थे, और इसीलिए न तो देर रात तक बत्ती जलाकर पढ़ सकते थे,
और न ही सुबह पढ़ सकते थे, क्योंकि इससे बाबूजी की नींद खराब होती थी। परीक्षा के समय तो पाठ दोहराने के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त जगना ही पड़ता है, इसलिए मास्टर जी ने अपनी और भाभी की नींद को न्यौछावर कर दिया। मास्टर जी, ये तो हद नहीं कर दी थी आपने। शिष्यों ने गुरुओं के लिए क्या क्या किया, खोजने पर इसके सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा उदाहरण अपने आप में अनोखा ही है। जब मेरा गणित का प्री बोर्ड हुआ तो मैंने अपना गणित का पेपर अपने सामने चेक करवाया कि एक भी गलती नहीं निकलेगी। हुआ भी यही, अध्यापिका भी बहुत ही खुश थी। तब मैं कक्षा में प्रथम आई थी। एक डरी सहमी सी लड़की आज आत्मविश्वास से भरपूर थी। इसका पूरा श्रेय मास्टर जी को ही जाता है। मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर हिम्मत और मेहनत से हमें पाल रही थी। बाबूजी से यदि कोई पूछ ले आपकी बेटी किस कक्षा में पढ़ती है, तो उन्हें मुझसे ही पूछकर बताना पड़ता था। कहने का अर्थ यह है कि दोनों ही जीवन के संघर्षों में व्यस्त थे, या कह लो अस्त व्यस्त थे। ऐसे में यदि मास्टर जी ने होते तो मेरा क्या होता, मैं कैसे पढ़ती, ये मैं स्वयं नहीं जानती। मास्टर जी की भूमिका मेरे जीवन में कुछ ऐसी थी मानो एक मुरझाते हुए पौधे को माली की देखभाल मिल गई हो और वह फिर से जी उठा हो। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि मास्टर जी के पिता पेशे से माली ही थे। ये गुण भी उन्हें विरासत में मिला होगा, तभी तो बालकों रूपी पौधों को इतने प्यार से सींचते थे। और इसीलिए इस अध्याय का नाम लेखिका ने रखा है अध्यापक माली की भूमिका में। मास्टर जी एक माली की भूमिका में, और यहाँ पर लेखिका के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव मास्टर जी का पड़ा है कि वो बड़े होने के बाद भी उनको भुला नहीं पाती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं, अगला अध्याय है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। गुरु की महिमा को ईश्वर से भी अधिक बताया गया है। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यहाँ गुरु का अर्थ अध्यापक या मार्गदर्शक है। कृपया इसे किसी धर्म से न जोड़ें। किसी भी व्यक्ति को पहचानने में विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए। आंख बंद करके यूं ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। प्री बोर्ड के बाद हमारे स्कूल वालों ने गणित के अध्यापक को विद्यार्थियों की सहायता के लिए बाहर से बुलाया। वे हमारी विशेष कक्षा लिया करते थे, खूब हंसा हंसा कर पढ़ाते थे। उनका नाम मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुई और मास्टर जी को खूब चहक चहक कर बताती कि किस तरह उनकी कक्षा में सब हंस हंस कर पढ़ते हैं। मास्टर जी ने उन सर का नाम पूछा और बताने पर कहा कि अरे छोड़ो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पता नहीं क्यों मुझे इनका ये कहना अच्छा नहीं लगा था। उस दिन कक्षा में मैं खूब बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। सर मुझसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन मुझसे बोले, तुम कक्षा के बाद रुकना, कुछ बात करनी है। मैं रुक गई, लेकिन साथ में एक सहेली को भी रोक लिया मैंने। सर बोले, अरे तुम दोनों क्यों रुकी? मैंने तो तुमसे अकेले रुकने को कहा था। और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ अजीब तरीके से फुसफुसाकर बोले, किसी और विषय में भी परेशानी हो तो मेरे घर आकर पढ़ सकती हो। मेरी चठी इंद्री जाग उठी और मैंने कहा, जी सर। और मैंने उस सहेली से चलने के लिए कहा। वह भी समझ गई थी कि माजरा क्या है। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मास्टर जी से केवल इतना कहा कि अब वे सर नहीं आते, पर बीजी को जरूर बताई थी। और लेखिका कहती है कि माता पिता से हर बात बतानी चाहिए और कहीं ना कहीं वो हमारी भलाई के लिए होती है। तो जरूरी नहीं हर कोई व्यक्ति हमारी भलाई के बारे में ही सोचे, हर कोई व्यक्ति मास्टर जी जैसा ही हो। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे भी होते हैं जो अपने पद की गरिमा को नहीं बनाकर रखते हैं, बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो यहाँ इसी की ओर इशारा किया गया है। तो हमें हर वक्त सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। आज इस घटना की चर्चा करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए सजग रहना आवश्यक है। अब समझ में आया कि बाबूजी इतना सख्त क्यों थे। बड़ों को अपने अनुभव से सब पता होता है, इसीलिए तो वे हमारे लिए सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेखिका ने यहाँ पर बच्चों को सचेत करने का प्रयास किया है, क्योंकि हर चीज़ जो हमें दिखाई देती है वो ऐसी नहीं होती है। बच्चों में इतना अनुभव नहीं होता है, बच्चे मन के सीधे होते हैं, वो जीवन के इतने अनुभवों को नहीं समझ पाते हैं और इतने पारखी नहीं होते हैं, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और इसी बात का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि बच्चों को बहुत आसानी से अपने प्रभाव में लिया जा सकता है। तो हमें सचेत रहना चाहिए। अगला अध्याय है निस्वार्थता की सीमा। इसके बाद तो मास्टर जी के प्रति मेरे मन में इज्जत और भी बढ़ गई, और इससे भी ज़्यादा भाभी के प्रति। सुबह 4 बजे निपट अंधेरे में ठिठुरती सर्दियों में मैं बिना नागा मुझे पढ़ने के लिए जगाने आती थी। फिर मास्टर जी को चाय बनाकर देती थी। सोचकर देखे तो आसान नहीं है गुरु माता बनना भी। 10वीं का परिणाम आया, मैं अच्छे अंकों से पास हुई। उस समय 10वीं के बाद करीब 3 महीने की छुट्टियां रहती। मुझे समय व्यर्थ नहीं गंवाना था। मास्टर जी से पूछा कि क्या किया जाए, तो बोले, कल मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों में से 4-5 बच्चे भेज दूंगा।
पढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारा अभ्यास भी हो जाएगा और बीजी बाबूजी की कुछ मदद भी हो जाएगी। तो जो सच्चे मास्टर जी होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और 10वीं क्लास के बाद सच में ही 2-3 महीने की छुट्टी होती थी और मेरी 10वीं क्लास की जो छुट्टियां हुई थी मैंने उसमें सिलाई सीखी थी और मैंने बहुत सारे सूट सिले थे और लगभग 100 या 150 सूट मैंने सिले थे। सुबह से शाम तक जब कोई नया काम हम सीखते हैं तो बहुत ही खुश रहते हैं। सुबह से शाम तक बस मैं सिलाई करती रहती थी और आसपास के लोगों के बहुत सारे सूट मैंने सिले थे। तो 10वीं की छुट्टियों में मुझे अच्छे से याद है मैंने सिलाई सीखी थी। पढ़ाना शुरू कर दो। इतना निस्वार्थी मनुष्य मैंने अब तक भी नहीं देखा। इतना निस्वार्थी मनुष्य मैंने अब तक भी नहीं देखा। पहले तो वे हमें बिना पैसे लिए पढ़ाएं, फिर अपने रोजगार में से भी हिस्सा बटाएं, क्योंकि अगर वो पढ़ाने लगेंगी तो बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास आ जाएंगे और उनके बच्चे कम हो जाएंगे। ऐसा तो कोई ईश्वर स्वरूप व्यक्ति ही कर सकता है। मुझे लगता था शायद पारिवारिक संबंध होने के कारण उनकी हम पर विशेष कृपा है, पर बहुत बाद में पता चला कि वहाँ आधे से अधिक बच्चे बिना पैसे दिए ही पढ़ते थे। वह भी एक दिन बातों बातों में भाभी के मुंह से निकल गया। यानी कि मास्टर जी एक तरह से निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। बहुत ही कम बच्चों से फीस लेते थे क्योंकि उनको पता था कि उनके पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही गरीब है, उनके माता पिता उनकी फीस नहीं भर सकते। आगे है, मैंने अध्यापन क्यों चुना। सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा गांधी जी ने दी थी, वे महात्मा कहलाए। मेरे मास्टर जी ने तो ये बिना किसी को बताए करके दिखाया। क्या कहकर बुलाएं ऐसे व्यक्ति को? मास्टर जी। हाँ, उन्हें भी यही कहलाना पसंद था और यही उनकी पहचान थी। उनका निस्वार्थ कर्म किसी बड़े पद या पुरस्कार का मोहताज नहीं। उनके तीनों बच्चे बहुत योग्य निकले। अनिल भारतीय वायुसेना में और नरेश किसी अच्छी कंपनी में कार्यरत थे। बेटी रेखा का विवाह भी अच्छे परिवार में हो गया था। तो क्या बात है, मास्टर जी की बेटी का नाम रेखा था और मेरा नाम भी रेखा है। तो ये पुस्तक किस तरह से मुझसे जुड़ गई है हम देख सकते हैं। पर मास्टर जी ने पढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुओं को बेटियों से भी अधिक प्यार देते थे। भाभी तो वैसे भी केवल नाम से ही शांति नहीं थी, स्वभाव से भी बहुत ही अधिक शांत थी। अपने विवाह के बाद भी मैंने कई बार अपने पति के साथ उनसे मिलने जाती रही। उनके घर में अब भी वही विद्यार्थियों का जमघट लगा रहता। एक कोने में बैठकर खुद को उन बच्चों में ढूंढती। बच्चों के कोलाहल में जो शांति होती है वह सन्नाटे में कहाँ। इसीलिए तो मैंने अध्यापन का मार्ग चुना। तो लेखिका बताती हैं कि उनके जीवन पर मास्टर जी का इतना गहरा प्रभाव था कि वो खुद भी अध्यापन के मार्ग में आ गई, कि उन्होंने खुद भी अध्यापन का कार्य चुना। मुझे मास्टर जी के पद चिन्हों पर चलकर उनके ऋण का कुछ अंश चुकाना था। पूरा चुकाना तो एक जन्म में संभव नहीं। इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वो मुझे हर जन्म में अध्यापिका ही बनाए। उनसे मैंने जो भी सीखा उसे अपने शिष्यों में बांटने का सतत प्रयास करती रहूं, यही सच्चे मन से चाहती हूँ। तो एक मास्टर जी का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, लेखिका के जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो खुद भी मास्टरनी बन जाती हैं। गुरु दक्षिणा। कोरोना के 2 सालों में उधर जाना नहीं हुआ। 1-2 बार फ़ोन आया तो फ़ोन भी नहीं मिला। मैं भी इधर ऑनलाइन अध्यापन में अति व्यस्त रही। सब ठीक होने पर जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। मास्टर जी चल बसे थे। उनके बच्चों ने अब बड़ा घर ले लिया था। भाभी भी उन्हीं के साथ रहती हैं। ये सारे समाचार पड़ोसियों से मिले। घर पर ताला लगा था, उस ओर मुँह करने की दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। कोरोना काल में इतनी मृत्यु देख ली, पर फिर भी इस समाचार के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक पल के लिए तो जड़ सी हो गई। न मैं रोई न चीखी, आंसुओं को भी बस आंखों के कोरे भिगोने की आज्ञा दी। तब से दबाए आंसू आज कागज पर अक्षरों के रूप में उतर रहे हैं। उनके गुजर जाने के समाचार के बाद से जो अंतर्द्वंद भीतर चल रहा था वह आज श्रद्धांजलि के रूप में बाहर आया है। अब समझी कि मास्टर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर रोई क्यों नहीं, क्योंकि वास्तव में मास्टर जी मरे ही नहीं। जब तक अध्यापन रहेगा मास्टर जी जिंदा रहेंगे। उन अध्यापकों में जो विद्यार्थियों में ही जीवन देखते हैं, वे जिंदा रहेंगे मेरी इस श्रद्धांजलि में, मेरी इस गुरु दक्षिणा में। तो लेखिका गुरु दक्षिणा के रूप में ये पुस्तक उनको समर्पित करती है और किस तरीके से मास्टर जी के जीवन से जुड़ी बातों को और अपने जीवन से जुड़ी बातों को याद करते हुए संस्मरण शैली में इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। कहीं पर लगा ही नहीं कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, समझ नहीं आ रहा। जैसे हम बातचीत करते हैं उसी तरीके से इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये उनका पहला प्रयास है और बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इसको देखने के बाद मुझे भी लगता है कि मैं भी पुस्तक लिख सकती हूँ, क्योंकि पुस्तक लिखना इतना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। एक जगह बैठना होता है, विचारों को पंक्तिबद्ध करना होता है और सब कुछ समेटना होता है, न्याय भी करना होता है कि हम कहीं बायस ना हो जाएं।
सिर्फ अपने ही बारे में ना लिखें। एक निष्पक्ष रूप से पुस्तक लिखना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इतनी सरलता के साथ लेखिका ने इस पुस्तक को लिखा है कि अब तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी अपने जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें लिख सकती हूँ। और इसको उन्होंने बहुत ही सरल रखा है। उनका उद्देश्य रहा है कि अध्यापक भी इसे पढ़ें, बच्चे भी इसे पढ़ें और बुजुर्ग भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी पाठक इसे पढ़ सकता है। और यहाँ पर उन्होंने शब्दार्थ भी दिए गए हैं, बिल्कुल शब्दों के अर्थ उन्होंने इंग्लिश में दिए हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी भाषा का प्रभाव हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अंत में उन्होंने मास्टर जी का चित्र भी दिया है, हम उन्हें देख सकते हैं। और उनकी तस्वीर को देखकर ऐसे लगता है कि जो बातें उनके बारे में कही हैं वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उनके चेहरे में भी झलक रही है। तो ये पुस्तक थी मास्टर जी नीलम मिगलानी जी की, और ये हमने पूरी पढ़ ली है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मुझे तो ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी और मेरे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मुझे याद आ गई, और कहीं ना कहीं मैं इससे रिलेट करके देख सकती हूँ, क्योंकि हमारे समय में और नीलम मैम के समय में ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि वो मुझसे बहुत बड़ी हैं, लेकिन जिस दौर में उनका समय मुझसे थोड़ा पहले रहा है, लेकिन मेरे समय में भी ये बहुत सारी बातें मैं अनुभव कर सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पुस्तक कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपको मास्टर जी कैसे लगे और किस तरीके से लेखिका का जो पहला प्रयास है वो कैसा रहा, मुझे अच्छा लगा, सराहनीय प्रयास है। और मैडम आगे भी ऐसे ही लिखती रहें। अनेक शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।